Bhavna Sahni and I'm back with a new video for class 10th, the age of industrialization and इस वीडियो में हम टॉपिक 2 के क्वेश्चन आंसर्स कवर कर रहे हैं। टॉपिक 2 का एक्सप्लेनेशन, टॉपिक 1, बाकी सारे टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स, उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड ये क्वेश्चंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो आपका टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम। सो पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो हैंड लेबर मशीनरी से ज्यादा प्रेफर क्यों कर रही थी। व्हाई डिड इंडस्ट्रीज प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीनरी। तो इसमें अगर मैं विक्टोरियन इंग्लैंड की बात करूँ, विक्टोरियन ब्रिटेन की बात करूँ, तो वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं थी। जितने भी पुअर पीजेंट्स थे, वैगरेंस थे, वो सिटीज में चले जाते थे इन सर्च ऑफ जॉब्स, राइट। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेबर हो गई और प्लेंटी ऑफ लेबर होने की वजह से वेजेस बहुत कम थी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई कब प्रॉब्लम नहीं आती थी क्योंकि लेबर शॉर्टेज की, और या फिर कम, जब लेबर कम होती है तो हमें हाई वेजेस पे करनी पड़ती है। बट यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी लेबर्स थी, सो वी हैव टू पे लो वेजेस। तो दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीनरी, ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूमन लेबर हट जाए, क्योंकि ह्यूमन लेबर से काम उनका सस्ता हो रहा था and they did not want any large capital investment. All right. So in Victorian Britain, there was no shortage of human labor. Poor peasants and vagrants moved to the cities in large number in search of jobs. When there is plenty of labor, wages are low, so industrialists had no problem of labor shortage or high wage costs. They did not want to introduce machines that got rid of human labor and required large capital investment. All right. फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इन मेनी इंडस्ट्रीज द डिमांड लेबर वाज सीजनल, हाउ डिड इट मेक लाइफ ऑफ वर्कर डिफिकल्ट। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में डिमांड लेबर काफी सीजनल थी, सीजन पे ही, मेनली विंटर में ही उनको काम मिलता था। तो उस वजह से वर्कर्स की लाइफ कैसे डिफिकल्ट हुई या कैसे प्रोडक्शन होती थी सीजनल इंडस्ट्रीज में एंड वाई। ऑलराइट, सीजनल इंडस्ट्रीज में हैंड लेबर प्रेफर किया जाते थे एंड उस टाइम पे डिमांड जो थी लेबर की सीजनल थी। ऑब्वियसली गैस वर्कर्स, ब्रूअर्स, इनकी डिमांड ज़्यादा विंटर्स में होती थी, सो दे नीड वर्कर ड्यूरिंग द पीक टाइम ऑफ दिसंबर। बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स, इनकी भी डिमांड क्रिसमस के टाइम पे ज़्यादा होती थी, सो दे नीड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड इन दिसंबर। वाटर फ्रंट में जितनी भी शिप्स थी वो भी विंटर में रिपेयर होती थी, तो अगेन दे नीड मोर लेबर इन विंटर्स। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे प्रोडक्शन फ्लक्चुएट करती थी अकॉर्डिंग टू द सीजन, तो इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर करते थे कि मशीनरी की जगह हम हैंड लेबर यूज करें, राइट। So in seasonal industries, hand labor was preferred. This demand for labor was seasonal. Gas chambers and brewers had high demand during winter, so they needed more workers to meet their peak demand in December. Book binders and printers had high demand during Christmas, so they needed more workers to meet their peak demand in December. At the waterfront, winter was the time that shipwrecks were repaired. In such industries where production fluctuated with the season, industrialists usually preferred hand labor, employing workers for the season. All right. The next question आता था, what did aristocrats and bourgeois did not prefer mechanized और machine product। मतलब aristocrats और bourgeois मतलब जो upper class लोग थे वो machine made products क्यों नहीं prefer करते थे और क्या पर्पस था जिसकी वजह से उन्हें लगता था कि मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन वाज फेल्ट एप्रोप्रिएट, राइट। ये मैन के थ्रू जो प्रोडक्शन हो रही है, राइट, मैन के थ्रू, मैकेनाइज मतलब ह्यूमन लेबर के थ्रू, वो एप्रोप्रिएट क्यों है, राइट। अगर मैं मशीन मेड गुड्स की बात करूँ तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट की ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ती थी, देन मशीन मेड गुड्स वर प्रेफर्ड, राइट। मशीन मेड गुड्स बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए यूज किए जाते थे जहाँ पे लेबर शॉर्टेज होती थी और इंडस्ट्रियलिस्ट कीन होते थे मशीन, इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा होता था कि मुझे मशीन यूज़ करनी है, ह्यूमन लेबर को मिनिमाइज करना है, तो मशीन ज़्यादा यूज़ करी जाती थी। इट वॉज इन द केस इन 19th सेंचुरी अमेरिका, राइट। हैंड लेबर मार्केट में क्या किया, मार्केट में बहुत ही इंट्रिकेट डिजाइन, अलग अलग डिजाइन की डिमांड थी, स्पेसिफिक शेप्स की डिमांड थी, राइट, कस्टमाइज्ड गुड्स की डिमांड थी जो सिर्फ ह्यूमन लेबर कर सकते थे। तो मिड सेंचुरी में ब्रिटेन में 500 वैरायटीज ऑफ हैमर्स बने एंड 45 वैरायटीज ऑफ एक्स बने। ऑब्वियसली इट वाज नॉट पॉसिबल थ्रू मशीन, तो ये मैन ने खुद करा, राइट। मैकेनिकल था, मैकेनिकल नहीं था, मैकेनाइज्ड था, मैन ने खुद किया।
तो जितने भी एरिस्टोक्रेट्स थे, बुर्गोइस थे, दे प्रेफर्ड हैंडमेड गुड्स, क्योंकि उससे उनकी रिफाइनमेंट होती थी, उनकी क्लास पता लगती थी। दे फेल्ट कि वो बेटर फिनिश्ड होते हैं, इंडिविजुअली प्रोड्यूस होते हैं और केयरफुली उनको डिजाइन किया जाता है। ऑल राइट, so let me read this for you. Machine made goods. Machines were felt appropriate for producing uniforms, standardized goods for mass market. Machine made goods were for export to the colonies. In countries with labor shortage, industrialists were keen on using mechanical power so that the need for human labor can be minimized. So, this was the case in the 19th century in America. Hand labor market demanded goods with intricate designs and specific shapes. For example, in mid-19th century Britain, 500 varieties of hammers were produced and 45 kinds of axes. This required human skills, not mechanical technology. The aristocrats and the bourgeois preferred goods produced by hands. It symbolized refinement and class, and they were better finished, individually produced, and carefully designed. Right? Next question आता है, how was the life of the workers after factories came up in England and European landscape? मतलब फैक्ट्रीज के आने के बाद और यूरोपियन लैंडस्केप में लाइफ ऑफ द वर्कर्स कैसी थी? ओके, वर्कर्स की लाइफ कैसी थी और नेपोलियनिक वॉर के बाद उनकी लाइफ पे क्या अफेक्ट हुआ? तो आपने सबसे पहले बताना है कि उस टाइम पे यूरोप में बहुत ही ज़्यादा लेबर अवेलेबल थी, एंड जैसे जैसे जॉब्स की न्यूज़ स्प्रेड होती थी, लोग क्या करते थे, कंट्री साइड से सिटीज़ में मूव हो जाते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी और उनको लो वेजेस मिलती थी। राइट? और वर्क मिलने की पॉसिबिलिटी, काम मिलने की पॉसिबिलिटी उन्हीं को थी जिनके फ्रेंड्स या फिर रिलेशन में कोई ऑलरेडी फैक्ट्री में काम करता था, उनको बहुत क्विकली जॉब मिल जाती थी। बट ऑब्वियसली सबके ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं होते थे, बहुत सारे लोगों को हफ्ता हफ्तों तक वेट करना पड़ता था। दे यूज टू स्पेंड नाइट्स अंडर ब्रिजेस, इन नाइट शेल्टर्स, इन नाइट रिफ्यूजीज, कैजुअल वार्ड में उनको रहना पड़ता था। राइट? सीजनलिटी ऑफ वर्क काफ़ी टाइम, लंबा टाइम तक होता था। सीजनल लेबर्स चाहिए होती थी, जब सीजनल लेबर्स नहीं चाहिए होती तो काफ़ी टाइम तक वो अनएम्प्लॉयड होते थे, तो अगेन वो पुअर हो जाते थे। पुअर तो होते ही थे, अगेन कम ऑन द स्ट्रीट्स ना, उनके पास कोई वर्क नहीं होता था। सम रिटर्न टू द कंट्री साइड, जब डिमांड रूरल लेबर्स में ज़्यादा हो जाती थी फॉर हार्वेस्टिंग। राइट? तो नेपोलियनिक वॉर की वजह से क्या अफेक्ट पड़ा? जब प्राइसेस एकदम से बढ़ गए, वेजेस भी बढ़े, लेकिन उतने नहीं बढ़े जितने प्राइसेस बढ़ गए। प्राइसेस वो डबल। राइट? तो वेजेस बढ़ गए, लेकिन अब उन्हीं प्राइसेस भी तो बढ़ गए ना, उन वेजेस से हम और कम चीजें खरीद पा रहे थे। मोर ओवर जो इनकम थी वर्कर्स की, they were dependent not on the wages rate alone, they were dependent on the number of days they are getting jobs, जिनके साथ जितने दिनों के लिए काम मिल रहा था उतने लोग उतने दिनों के लिए वो डिपेंडेंट थे। राइट? और 10% अर्बन पॉपुलेशन थी जो एक्सट्रीमली पुअर थी। राइट? एंड एन इकोनॉमिक क्राइसिस 1830s में जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, it was increased from 35% to 75%. All right. So let me read this for you. The abundance of labor in the market affected the lives of the workers. As news of the possible jobs traveled to the countryside, hundreds of people migrated to the cities. The actual possibility of getting job depended on existing networks of friendship and kin relation. If you had a relative or a friend in a factory, you were more likely to get a job quickly. But not everyone had such contacts. Many had to wait weeks, spent night under the bridges and night shelter, stayed in night refuges that were set up by the private individuals, went to casual wards maintained by the poor law authority. Seasonality of work meant probably prolonged period without work. After the busy season was over, the poor was on the streets again. Some returned to the countryside after the winter when the demand for labor in the rural areas opened up in the places. And if I talk about the Napoleonic War, wages increased somewhat but did not help workers. When prices rose sharply during the prolonged Napoleonic War, the real value of what the worker earned fell significantly since the same wage could now buy fewer things. Moreover, the income of the workers depended not on the wage rate alone, it depends on the number of the days they could find work, determine the average daily income of the Napoleonic worker during war. About 10% of the urban population were extremely poor. In economic crisis of 1813, the proportion of unemployment increased from 35% to 75%. All right. The last question of this topic is the fear of unemployment made workers hostile to the introduction of new technology. Elaborate using appropriate examples. तो आप इस क्वेश्चन ये है कि लोगों को डर लग गया था कि अब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे क्योंकि नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी। कौन सी टेक्नोलॉजी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, कमेंट करके बताइए। ओके, दैट इज स्पिनिंग जेल।
तो जो फियर था अनएम्प्लॉयमेंट का, उसकी वजह से वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियल हो गए थे ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस करी गई थी वुलन इंडस्ट्रीज में। वुमेन जो हैंड स्पिनिंग में सर्वाइव करती थी, अब उनकी जगह न्यू मशीन आ गई है। और ये कंसेप्ट काफ़ी लंबे समय तक चला एंड 1840 के बाद फिर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई एम्प्लॉयमेंट की, रोड्स वाइड करने में, रेलवे स्टेशन बनाने में, रेलवे लाइंस को एक्सपैंड करने के लिए, टनल डक करने के लिए, ड्रेनेज और सीवर्स लगाने के लिए और रिवर इम्बैंक। ठीक है। Number of workers employed in the transport industry, they were doubled in 1840s and they were again doubled again in subsequent 30 years, that is in 1870s. All right. I hope आपको ये question answer clear हो. If you have any doubt, you can comment in the comment box. Moreover, please let me know, did my videos are useful to you? Are my videos useful to you or not? Moreover, for notes and doubts, you can reach us out on Instagram, Facebook, Telegram. The link is in the description box. You can also contact us on the number which is given below. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.